ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप पढ़ रहे हैं अनिवार्य हिंदी 10वीं क्लास, व्याकरण का पार्ट 7। आज का हमारा प्रकरण रहेगा कारक। प्यारे विद्यार्थियों, कारक है वो कक्षा 5 से ही प्रारंभ हो जाते हैं। कारकों का ज्ञान है वो पूर्व की कक्षाओं से दिया जा चुका है, लेकिन आपका जो पाठ्यक्रम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कारक, काल और वाच्य ये 3 अंक के हैं। कारक, काल, वाच्य ये तीनों बिंदु हैं वो 3 अंक के हैं। 3 अंक के हैं। बोर्ड परीक्षा में इनसे संबंधित एक प्रश्न आता है जो 3 नंबर का होता है, और उस प्रश्न में केवल ये बताना होता है कि इस वाक्य में निहित कारक, काल और वाच्य बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन तीनों बिंदुओं को आप है वो विस्तार से पढ़ेंगे और गहन जानकारी आप ग्रहण करेंगे। मैं तीनों टॉपिक हैं वो उनको अलग अलग एक एक को विस्तार से समझाने जा रहा हूं कि कारक क्या है, कारक का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार होता है, और उसके बाद में काल, जो काल है वो आप तीसरी क्लास से ही पढ़ रहे हैं, पहली क्लास से काल, इसके संदर्भ में। फिर वाच्य, वाच्य आपके लिए थोड़ी नई चीज रहेगी, तो इनके संदर्भ में पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से आपके 3 अंक का चैप्टर है वो 3 बिंदुओं के अंतर्गत क्लियर करेंगे, कारक, काल, वाच्य। अब विद्यार्थियों, सबसे पहले हम कारक की परिभाषा जानेंगे। कारक की परिभाषा, कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा विद्यार्थियों आप लिखेंगे। कारक का दूसरा नाम परसर्ग भी है। कारक का दूसरा नाम क्या है? परसर्ग। और संस्कृत में कारक को विभक्ति के नाम से जानते हैं। हाँ, लिखे परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से उसका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है, दूसरे शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है, संबंध ज्ञात होता है, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। ये परिभाषा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा। अब आपको यह समझना है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध है वो किस प्रकार से ज्ञात होता है। तो ये जानेंगे। जैसे राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र, राम ने पत्र लिखा, ये वाक्य है। राम ने पत्र लिखा। अब विद्यार्थियों, आप इस वाक्य में देखेंगे
कि इसमें कारक कौन सा है, क्या है। तो राम ने पत्र लिखा, तो यहां पर जो ये ने चिन्ह राम ने पत्र लिखा, तो यहां पर कर्ता कारक की जो विभक्ति है उसका चिन्ह प्रकट हो रहा है। अगर हम कारक का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य में एक दूसरे शब्दों के साथ है वो संबंध ज्ञात नहीं कर पाएंगे। जैसे मोर छत पर नाचता है, मोर छत पर नाचता है, मोर छत पर नाचता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर एक कारक है, उसका चिन्ह ये वाला चिन्ह है वो प्रकट हो रहा है। अगर ये चिन्ह प्रकट नहीं होगा वाक्य में तो मोर छत नाचता है, तो हमारा संबंध है वो वाक्य में प्रकट नहीं हो पाएगा। तो कारक क्या करते हैं कि वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का परस्पर मतलब आपस में संबंध बताने का कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कारक कितने होते हैं। तो विद्यार्थियों कारक हिंदी में 8 माने गए हैं। कारक या परसर्ग हिंदी में 8 माने गए हैं, 8 माने गए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, कारक हिंदी में 8 माने गए हैं। अब कौन कौन से कारक हैं और उनके क्या क्या चिन्ह होते हैं, मैं एक सारणी से आपको समझाऊं। तो आप सारणी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सारणी। तो क्रम संख्या 1 2 3 लिखेंगे। कारक का नाम, कारक का नाम आप लिखते रहें, कारक का नाम, फिर चिन्ह या परसर्ग चिन्ह। ठीक है, अब हम इस प्रकार से लिखेंगे। क्रम संख्या 1, तो कारक का नाम कर्ता, इसका चिन्ह ने। दूसरा कर्म को। तीसरा करण, करण से द्वारा, संप्रदान कारक, संप्रदान, इसका चिन्ह होता है के लिए। अपादान, अपादान से पृथक, मतलब अलग होने के लिए इस कारक का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6 लिखेंगे संबंध, संबंध, इसके चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री, गागेगी, गागेगी। फिर अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं में, पे, पर। संबोधन, संबोधन, हे, ओ, अरे, संबोधन करने वाले, पुकारने वाले। तो ये सारणी है वो आप उतार ले। ठीक है विद्यार्थियों, अब मैं एक एक कारक के बारे में है वो बता रहा हूं कि इस कारक का प्रयोग किस प्रकार से होता है। आप अपनी कॉपी में है वो नंबर 1 लगा करके कर्ता कारक और ब्रैकेट बना करके उसका क्या लिखेंगे, चिन्ह। मतलब आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं, आप इस प्रकार से कर्ता और इसके चिन्ह
और ऐसे लिखना है वो शुरू करें, ताकि आपको मैं थोड़ी इनकी डिटेल समझा दूं। हाँ, लिखो कर्ता ने, इसके बारे में लिखो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण, मीना ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें क्रिया का कर्ता कौन है? मीना है। मीना ने कार्य किया, इसलिए इस वाक्य में कर्ता कारक। फिर लिखो नंबर 2 लगा करके कर्म को, इसके बारे में लिखो नंबर 2 वाले में कर्म को, जैसे पहले वाला लिखा वैसे इसके बारे में जानेंगे आप कि जिस संज्ञा पर क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, तो लिखेंगे जिस संज्ञा पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने बच्चों को पीटा। इस वाक्य में पीटा क्रिया का फल चोर पर पड़ता है ना, कि मोहन ने चोर को, है ठीक है, तो जो पीटा है उसका फल है वो किस पर? चोर पर पड़ता है। इसके बारे में लिखेंगे कभी कभी कर्म कारक की विभक्ति का चिन्ह लुप्त रहता है। कभी कभी कर्म कारक की विभक्ति का चिन्ह लुप्त रहता है। कहने का मतलब है ये को दिखाई नहीं देता। जैसे वो पहले अब उदाहरण बोला ना, उसमें बताया कि मीना ने चोर को पीटा, तो को दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कभी ये चिन्ह लुप्त हो जाता है। लुप्त होने पर क्या होता है कि जैसे राम ने पत्र लिखा, तो यहां पर को चिन्ह है वो क्या हो गया? लुप्त हो गया। नंबर 2 स्थिति और बनती है कि कभी कभी कर्म कारक में दूसरी विभक्ति का प्रयोग भी हो जाता है। कभी कभी कर्म कारक में दूसरी विभक्ति का भी प्रयोग हो जाता है। उदाहरण के लिए राम के लिए यह पुस्तक लाया हूं, है ना, राम के लिए यह पुस्तक लाया हूं। तो यहां पर उसका कर्म है ना, लाया हूं, यह तो क्या है? क्रिया। और क्या कर्म किया? पुस्तक लाने का। तो कभी कभी है वो कर्म कारक का चिन्ह को है वो लुप्त भी हो जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिस क्रिया के व्यापार का फल उसके कर्म पर पड़ता हो वहां कर्म कारक होता है। अब नंबर 3 करण कारक, तो आप पॉइंट डालेंगे, 3 नंबर लगाएंगे। करण ब्रैकेट में लिखेंगे से द्वारा। अब इसके संदर्भ में आप लिखेंगे कर्ता ऐसे लिखेंगे, कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है। कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है
उसे करण कारक कहते हैं। जैसे जैसे साधना ने कलम से पत्र लिखा, मतलब करता है वो जिसकी सहायता से कार्य करता है, वहां करण कारक होता है। साधना ने कलम से पत्र लिखा, तो इसमें किसकी सहायता ली गई? कलम से। कलम की क्या ली गई है? सहायता ली गई है। शीला साइकिल से विद्यालय जाती है, तो विद्यालय जाने में सहायता किसकी ली गई? साइकिल की ली गई। मेरे कहने का मतलब यह है कि करण कारक में करता है वो किसी की सहायता लेकर के कार्य का निष्पादन करता है। आ रही बात समझ में? कि जैसे पिताजी रेलगाड़ी से कार्यालय जाते हैं, तो सहयोग रेलगाड़ी का लिया गया। ठीक है। अगला कारक है संप्रदान। आप लिखेंगे नंबर 4 संप्रदान, ब्रैकेट में लिखेंगे के लिए चिन्ह। इसके बारे में लिखो, जिसके लिए कोई काम किया जाए, जिसके लिए कोई काम किया जावे या कुछ दिया जावे, या कुछ दिया जावे, उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखना। संप्रदान कारक के मैं यहां उदाहरण बता दूं। चार नंबर वाला है, कारक पढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए मिठाई लाओ। बच्चों के लिए मिठाई लाओ। इसमें क्या होता है संप्रदान कारक में कि कोई काम किया है, जिसके लिए कोई काम किया जावे या कुछ दिया जावे। जैसे इसका दूसरा उदाहरण है नंबर 4 वाले का, पूजा करने के लिए सामग्री मंगवाओ। तो के लिए ये बात आ रही है। अब 5 नंबर लगाइए, अपादान कारक। अब बात करेंगे अपादान कारक से पृथक, मतलब अलग होने के अर्थ में इस कारक का प्रयोग किया जाता है। तो लिखे आप 5 नंबर लगाए, अपादान से पृथक और अलग, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब लिखना शुरू करेंगे। संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। उसे अपादान कारक कहते हैं। अब विद्यार्थियों इसके उदाहरण समझना कि संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट किया जाए। क्या? अलग होने का है। 5वां कारक पढ़ रहे हैं, उसके उदाहरण है पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहां पर पेड़ से पत्ता क्या हो गया? पृथक हो गया। दूसरा उदाहरण है बालिका छत से
गिरती है। आप लिखना, बालिका छत से गिरती है। बालक गेंद फेंकता है। ये भी अपादान कारक का उदाहरण है। और बीकानेर से जयपुर, बीकानेर से जयपुर 410 किलोमीटर है। तो इसमें भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक, क्योंकि अपादान कारक है वो दूरी या एक स्थान से दूसरे स्थान के बारे में बताने के लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो अलग होने का अर्थ प्रकट करने वाला है वो अपादान कारक। अब बात करेंगे 6 नंबर, संबंध कारक। आप लिखेंगे संबंध कारक और ब्रैकेट में इसके चिन्ह लिखेंगे। संबंध कारक क्या होता है कि वाक्य में संबंध बताता है परस्पर। कैसे? लिखो, आप लिख करके जानेंगे। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध जाना जावे, संबंध जाना जावे, उसे संबंध कारक कहते हैं। उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण, यह बालिकाओं का विद्यालय है। यह बालिकाओं, यह बालिकाओं का विद्यालय है। विद्यार्थियों ध्यान देना, तो विद्यालय का संबंध किनसे है? बालिकाओं से, कि यह बालिकाओं का विद्यालय है। तो इसका संबंध है वो, बालिकाओं का संबंध किनसे? विद्यालय से। दूसरा उदाहरण इसका, राम और श्याम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं, आपस में भाई होने का क्या है? संबंध है। तीसरा उदाहरण, यह मेरे मामा का घर है। तो घर का संबंध है मामा से। ठीक है, तो इस प्रकार से संबंध कारक में क्या एक दूसरे के संबंध बताए जाते हैं। अब नंबर 7 लिखेंगे अधिकरण कारक और ब्रैकेट बना करके लिखेंगे। वही उस बीच चिन्ह में पेपर आपको कंठस्थ या सारणी याद करनी है। लिखे अधिकरण कारक के बारे में, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार मालूम हो, क्रिया का आधार मालूम हो, क्रिया का आधार मालूम हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब अधिकरण कारक में क्या होता है? में या अंदर होने का भाव, में समाहित होने का भाव। अधिकरण कारक में अंदर होने का या में समाहित होने का भाव प्रकट करता है। जैसे कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थी कक्षा के अंदर है, अंदर होने का भाव प्रकट करते हैं। जैसे इसका उदाहरण लिखेंगे आप अधिकरण कारक का, बालक कुर्सी पर बैठा है। बालक
कुर्सी पर, बालक कुर्सी पर बैठा है। तो अंदर होने का भाव, ऊपर होने का, समाहित होने का, तो कुर्सी पर बैठा है बालक। दूसरा उदाहरण है अधिकरण कारक का, मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा है, पूजा कर रहा है। तो अंदर होने का भाव है, मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा है। अगला उदाहरण है, छत पर चिड़िया दाना चुग रही है। वही अंदर होने का या क्या उसमें समाहित होने का भाव है, छत पर चिड़िया दाना चुग रही है। तो इस प्रकार से अधिकरण कारक। अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक आप लिखे 8 नंबर लगाएं, संबोधन कारक और उसके चिन्ह ब्रैकेट में लिखेंगे। हाँ, अब विद्यार्थियों इसके बारे में लिखे, संबोधन कारक के बारे में। हाँ, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने या सचेत करने का भाव प्रकट होता है, सचेत करने का भाव प्रकट होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। किसी को बुलाने, पुकारने, सचेत करने का भाव प्रकट करते हैं, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण है, अरे तुम अभी सो रहे हो, अरे तुम अभी सो रहे हो। पुकार रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, संबोधन कर रहे हैं। ये चिन्ह है संबोधन का। हे छात्रों तुम अपना पाठ याद करो। पुकार रहे हैं, हे छात्रों तुम अपना पाठ याद करो। अरे आपने यह क्या कर डाला, क्या कर डाला। तो इस प्रकार संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है, वहां संबोधन कारक होता है। अब विद्यार्थियों कारक से संबंधित है वो अभ्यास प्रश्न में हाथों हाथ ही करवा दूं आपको। अभ्यास प्रश्न, कारक से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं और किस प्रकार कारक की पहचान की जाती है, वो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाया हुआ चैप्टर है उसके माध्यम से है वो हल करवा दूं। आप लिखें कॉपी में अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न। हाँ, बच्चों के साथ हमीद भी जा रहा था।
बच्चों के साथ हमीद भी जा रहा था। ये वाक्य है। आपको विद्यार्थियों इस वाक्य में कारक की पहचान करनी है। बच्चों के साथ हमीद भी जा रहा था, तो विद्यार्थियों इसमें कौन सा कारक है? ध्यान देना, के साथ, ठीक है। तो के साथ तो सहयोग या सहायता ली गई है, तो कौन सा कारक होगा इसमें? करण कारक, है ना। के साथ तो यहां पर करण कारक, क्योंकि सहयोग या सहायता ली गई एक बच्चों के साथ गया था। दूसरा उदाहरण देखना, पीपा की सोई हुई आत्मा जाग उठी। संत पीपा की सोई हुई आत्मा जाग उठी। अब विद्यार्थियों आपको यह देखना है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो ध्यान देना, संत पीपा की सोई हुई आत्मा जाग उठी, तो आत्मा का संबंध किससे है? संत पीपा से। इस कारण इसमें कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। आ रही के बात समझ में कि वाक्य का भाव हम समझेंगे कि इस वाक्य का भाव क्या है, क्या अर्थ निकल रहा है, उसके आधार पर हम कारक की पहचान कर लेंगे। देखो अगला उदाहरण है, नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई। विद्यार्थियों आपके एक पाठ है आखिरी चट्टान, मोहन राकेश की यात्रा वर्णन से संबंधित पाठ है, वहां से ये वाक्य लिया गया है, नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई। अब इस वाक्य में कौन कौन से कारक आए हैं? तो नाव अचानक एक तरफ से, है ना, एक तरफ से क्या होगी? अलग होगी। फिर भंवर में दाखिल हुई, भाई एक तरफ चल रही थी तो दूसरी तरफ आई तो क्या होगी? वो अलग होगी। और दूसरी तरफ आकर के उसमें प्रवेश कर गई तो अंदर दाखिल हो गई, तो अंदर का भाव प्रकट करेगी। तो यहाँ पर कौन कौन से कारक हुए? अपादान कारक और अधिकरण कारक। कौन कौन से कारक हुए? अपादान कारक व अधिकरण। कैसे हुए? एक तरफ से दूसरी तरफ आने पर तो अपादान हो गया, से वाला चिन्ह आ रहा है, भंवर में दाखिल हुई तो अधिकरण वाला चिन्ह आ रहा है। तो एक वाक्य में दो कारक भी हो सकते हैं। तो आप वाक्य के भाव के आधार पर है वो इनकी पहचान कर लेंगे। अब आपको मैं लिखने के लिए दे रहा हूं, उनमें आप कारक चिन्ह बताएंगे। नंबर 1 वाक्य लिखो, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे थे। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे थे। दूसरा वाक्य लिखो, पिता ने अपने पुत्र के लिए साइकिल लाया। साइकिल लाया। छात्रों को अध्ययनशील होना चाहिए।
तीसरा वाक्य, यह मातृभूमि भारतीयों की है। यह मातृभूमि भारतीयों की है। अगला उदाहरण, दूधिया के द्वारा गोरा का अनर्थ हुआ। विद्यार्थियों, इन वाक्यों में आप कारक की पहचान करेंगे। आराम से मैं यह समझता हूं कि इन वाक्यों का अगर आप भाव अर्थ निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो आप ये प्रश्न है वो इस चैप्टर के आधार पर क्या करेंगे, हल करेंगे। अब अपना अगला चैप्टर है काल। अगला चैप्टर काल, कारक पूरे हो गए। काल, अंग्रेजी में काल को टेंस कहते हैं। अंग्रेजी में काल को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। और हिंदी में काल, काल का अर्थ क्या होता है भाई, समय। काल का अर्थ क्या होता है, समय। आप काल के संदर्भ में पढ़ेंगे, काल का अर्थ समय है। लिखेंगे आप, काल का अर्थ समय है। जिस समय जो क्रिया, परिभाषा इसकी क्या है, परिभाषा। आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। हाँ, जिस समय जो क्रिया संपन्न, जो क्रिया संपन्न, जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है वही उसका काल कहलाता है। जो क्रिया संपन्न होती है वही उसका काल कहलाता है। कि जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है वही उसका काल कहलाता, वही समय कहलाता है। जैसे राम जाता है, राम जाता है, तो इस वाक्य में समय कौन सा है, राम जाता है, वर्तमान काल है भाई, राम जाता है। राधा नाचेगी, आज थोड़ी, आने वाले समय में नाचेगी, तो वो क्या हो जाएगा, भविष्यत काल। राम वन में गए थे, राम वन में गए थे, तो गए थे इसका मतलब हम बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो काल की परिभाषा कि जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है वही उसका काल कहलाता है। अपनी परिभाषा क्लियर हो गई। अब हम आगे बात करेंगे काल के बारे में कि काल के कितने भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। आप लिखें, काल के मुख्य रूप से, काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। आप सब जानते हैं विद्यार्थियों, 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपसे, है ना, ऐसी बात नहीं है कि आप काल को विस्मृत कर चुके हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम थोड़ी इसकी चर्चा करेंगे। काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। हम जानते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ठीक है ना। तो लिखे, भूतकाल, वर्तमान काल, काल के 3 भेद हैं। भूतकाल, नंबर 2 है
वर्तमान काल, वर्तमान काल, और 3 है भविष्यत काल, भविष्यत काल। ठीक है विद्यार्थियों, काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। मैं थोड़ा सा समझा दूं। भूतकाल है ना, क्रिया के व्यापार से बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं, समझाने के लिए। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से जो समय चल रहा है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जो समय चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय के बारे में ज्ञात हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। हम एक काल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि अपने बोर्ड कक्षा में इसका पॉइंट दिया हुआ है। इसलिए आप सबसे पहले लिखेंगे भूतकाल, और अब भूतकाल की लिखेंगे परिभाषा। लिखो परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, सीता सो गई, सीता सो गई, तो ये बीता हुआ समय है। शेर जंगल में रहता था, शेर जंगल में रहता था, तो पहले की बात हो गई। महाभारत का युद्ध हुआ था, है? और जैसे दूसरा, तुलसीदास, तुलसीदास ने रामचरित मानस ग्रंथ लिखा, तो ये पहले की बात है भाई। तो भूतकाल में इस प्रकार के उदाहरण आते हैं। समझ में आ रही है विद्यार्थियों कि भूतकाल के अंतर्गत बीते हुए समय से संबंधित वाक्य आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भूतकाल के भी कोई भेद वगैरह होते हैं क्या, तो जानेंगे हम भूतकाल के भेद। आप लिखेंगे भूतकाल के भेद। नंबर 1 भेद होता है भाई भूतकाल का, जिसका नाम है सामान्य भूत। लिखें आप, सामान्य भूत। मैं इसके बारे में बता दूं आपको, सामान्य भूत क्या होता है। डराने वाला भूत नहीं, बीते हुए समय की बात है भी। लिखे, क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः क्रिया के संपन्न होने का, क्रिया के संपन्न होने का बोध तो हो जाए, परंतु उसके संपादन का काल निश्चित रूप से ज्ञात न हो कि क्रिया कब संपादित हुई। हाँ, परंतु उसके संपादन का काल निश्चित रूप से ज्ञात न हो सके, उसे सामान्य भूत कहते हैं। उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे उदाहरण है, मैंने लेख लिखा, मैंने लेख लिखा। दूसरा उदाहरण है, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी। विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा मैंने सामान्य भूत की ये लिखवाई है कि क्रिया के जिस रूप से सामान्य
बीते हुए समय का तो पता चलता है, लेकिन निश्चित समय का पता नहीं चलता है कि वह समय है वो कब का था, है ना, वह समय कब का था, ये पता नहीं चलता है सामान्य भूत में। तो इन उदाहरणों से देखो, मैंने लेख लिखा, कब लिखा पता नहीं, कि 2018 को लिखा, 2010 को लिखा, 2000 में लिखा। उसने पुस्तक पढ़ी, ये पता नहीं भाई कल पढ़ी थी, परसों पढ़ी थी, एक सप्ताह पूर्व पढ़ी थी। तो सामान्य भूत के अंतर्गत है वो समय का निश्चित पता नहीं चलता है। अब नंबर 2 बात करेंगे, क्या भूतकाल का दूसरा भेद। भूतकाल का दूसरा भेद है आसन भूत। कौन सा भूत है? आसन भूत। आसन का मतलब समीप या नजदीक। अब बात तो करेंगे वही भूतकाल की, लेकिन आसन भूत किस प्रकार का होता है इसके बारे में लिखेंगे एक लाइन। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, अभी अभी संपन्न हुआ है, उसे आसन भूत कहते हैं, उसे आसन भूत कहते हैं। मैंने पत्र पढ़ा है, मैंने पत्र पढ़ा है, इसका मतलब यह है कि वो काम अभी अभी हुआ है। मैंने पत्र पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है, ठीक है ना। थोड़ा ऐसा अंदाजा लग रहा है कि यह काम हुआ है, हुआ तो है बीते हुए समय में, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आसन भूत में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी हुआ है, मतलब अभी तरोताजा में ही काम हुआ है, हुआ तो बीते समय में लेकिन तरोताजा में हुआ है, उसे आसन भूत कहते हैं। नंबर 3 है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत नंबर 3 है पूर्ण भूत। इसकी परिभाषा लिखे पूर्ण भूत की। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, काफी समय हो चुका है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। काफी समय और पूर्ण भूत या भूत है ना, इसका जो वाक्य है ना उसी के अनुसार पूर्ण भूत है। जैसे राधा आई थी, पहले राधा आई थी। मोर ने नृत्य किया था, था वाले। प्राचीन समय में राजा हुआ करते थे, ठीक है ना। ये पूर्ण भूत बीते हुए समय की बात करते हैं। फिर है अपूर्ण भूत। इसके बाद में अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत, इसकी परिभाषा लिखिए अपूर्ण भूत की। क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो, विदित दी छोटा भी छोटा, विदित हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ किया गया था किंतु समाप्त नहीं हुआ। भूतकाल में कार्य प्रारंभ किया गया था किंतु समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे
मोहन आ रहा था, मोहन आ रहा था। भाई कार्य पूर्ण हुआ लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया, ये उदाहरण एग्जाम्पल। दूसरा उदाहरण, मैं लेख लिख रहा था, मैं लेख लिख रहा था, तो लेख लिखना शुरू किया, लिख रहा था, तो अब चालू ही था उसका काम, क्रिया पूर्ण नहीं हुई, क्रिया प्रारंभ हो गई और अभी तक पूर्ण नहीं हुई। ऐसा भाव अपूर्ण भूत में प्रकट होता है। अब बात करेंगे वर्तमान काल। इससे पूरे एक संदिग्ध भूत और पढ़ लो, सॉरी 5 भेद भूतकाल का 5वां भेद है संदिग्ध भूत। ये भी समझ लो आप, संदिग्ध संदिग्ध भूत। परिभाषा लिखो संदिग्ध भूत की, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो परंतु कार्य होने में संदेह प्रकट हो, कार्य होने में संदेह प्रकट हो कि वह पूर्ण हुआ या नहीं, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे उसने पत्र पढ़ा होगा, उदाहरण है उसने पत्र पढ़ा होगा। बीते हुए समय की बात है लेकिन संदिग्ध ऐसे लग रहा है कि उसने पत्र पढ़ा होगा। अब पढ़ो कौन है, लेकिन बीते हुए समय की हम कल्पना ही कर रहे हैं कि उसने पत्र पढ़ा होगा। दूसरा उदाहरण, ब्रज में कृष्ण ने नृत्य किया होगा। तो ये बात पहले के समय की है लेकिन हमारे को आशंका लग रही है कि ब्रज में कृष्ण ने नृत्य किया होगा। किया नहीं किया, कन्फर्म नहीं, संदिग्ध है। ठीक है। नंबर 6 लिखो, भूतकाल का भेद नंबर 6, हेतु मदभूत। हेतु मदभूत। हाँ, इसकी परिभाषा लिखो, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था, कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं, उसे हेतु मदभूत कहते हैं। उदाहरण लिखो, यदि राम आता तो मैं भी अवश्य चलता। यदि राम आता तो मैं भी अवश्य चलता। इसमें कारण हो गया, हेतु का अर्थ होता है कारण, कि यदि राम आता तो मैं भी चलता, है ना। ऐसा क्या हो गया, इसमें कारण हो गया। तो इस प्रकार से भूतकाल के 6 भेद हमने जाने हैं, समझे हैं, परिभाषा के माध्यम से समझाए गए। अब आप नंबर 2 लिखेंगे वर्तमान काल, और वर्तमान काल की परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, वर्तमान काल की परिभाषा लिखें आप। क्रिया का वह रूप जिससे
क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाए, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, बालक पुस्तक पढ़ रहा है। उदाहरण है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है मतलब वर्तमान काल है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि ये है ना कि कार्य अभी संपन्न हो रहा है, वहां वर्तमान काल होता है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है तो ये काम अभी हो रहा है। दूसरा उदाहरण लिखें, सीता जाती है तो अभी जा रही है ना। मोहन गीत गाता है, अभी गा रहा है। अब लिखो वर्तमान काल के भेद। मैं यहां लिखता हूं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद। नंबर 1 लिखो सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान। नंबर 1 लगा के लिखो सामान्य वर्तमान। लिखो क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, किंतु किसी निश्चित समय का बोध न हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रमा लेख लिखती है, रमा लेख लिखती है। एक उदाहरण और लिखवा दूं, फिर समझा दूं मैं आपको। दूसरा उदाहरण लिखे, कृष्ण घर आता है। अब विद्यार्थियों ये देखना है कि सामान्य वर्तमान काल का वाक्य तो है लेकिन निश्चित समय का पता नहीं चलता। रमा लेख लिखती है, लिख रही है, अब इस समय लिखती है, लेकिन ये कब से लिख रही है, कब तक लिखेगी, ये पता नहीं चलता। कृष्ण घर आता है भी, लेकिन कब आता है ये पता नहीं चलता। तो ये है सामान्य वर्तमान। इसके बाद में अपूर्ण वर्तमान। नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान। वर्तमान काल तो है लेकिन अपूर्ण होने का भाव है। लाइन लिखे इसके बारे में, क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, चालू है काम। दूसरा उदाहरण है, मैं लेख लिख रहा हूं, मैं लेख लिख रहा हूं। इसके बाद में संदिग्ध वर्तमान। तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल।
इसके बारे में लिखो। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप, लिखना शुरू करेंगे। क्रिया का वह रूप जैसे क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में संपन्न होने में संदेह प्रकट होता है। थोड़ा संदेह से लगता है ना, संदेह प्रकट होता है, वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। सोमन घर आता होगा, सोहन घर आता होगा, आता होगा। आर्य तो आज ही है, लेकिन पता नहीं है भाई कब आएगा। लता लेख लिखती होगी। ठीक है। अब इसके बाद में अगला है संभाव्य वर्तमान। अगला भेद है संभाव्य वर्तमान। यह तो संदेह वाला था, अब संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान, हाँ लिखे परिभाषा इसकी। जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभावना बनी रहती है। जैसे रमेश शायद लिख रहा हो, रमेश शायद लिख रहा हो। दूसरा उदाहरण, मैं शायद पढ़ रहा हूं, मैं शायद पढ़ रहा हूं। कि भाई आपने जिस समय पुकारा था, हो सकता है कि मैं उस समय पढ़ रहा हूं। तो यहां संभावना व्यक्त की गई है। अब इसके बाद में विद्यार्थियों आप लिखेंगे भविष्यत काल। तीसरा काल का भेद है, वह है भविष्यत काल, आने वाला समय। भविष्यत काल, इसकी परिभाषा लिखें आप भविष्यत काल की। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा। मतलब क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ेगा, जैसे इसका वाक्य कैसे होते हैं, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ेगा, आने वाले समय में पढ़ेगा भाई। ठीक है। राधा घर जाएगी, राधा घर जाएगी, आने वाले समय में जाएगी। तो आने वाले समय की बात करेंगे, है ना, जो कल आएगा वो। ठीक है। भविष्यत काल में क्रिया के व्यापार से आने वाले समय के बारे में पता चलता है। ठीक है। अब बात करेंगे भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के भेद,
भविष्यत काल के भेद। विद्यार्थियों, भविष्यत काल के दो भेद हैं। नंबर 1 लिखो सामान्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत परिभाषा लिखे, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य सामान्यतः आने वाले काल में होगा, आने वाले काल में होगा, उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे उदाहरण है, कृष्णा खाना खाएगी। कृष्णा खाना खाएगी, सामान्य। खाएगी, आने वाले समय में खाना खाएगी। विद्यार्थी घर जाएंगे। तो इस प्रकार सामान्य मतलब आने वाले समय में, और साफ साफ पता चलता है कि यह कार्य है वो आने वाले समय में पूर्ण होगा। ठीक है। दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत। दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत, मतलब संभावना प्रकट करने वाला भविष्यत। संभावना प्रकट करने वाला भविष्यत। इसकी परिभाषा लिखो, क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में, क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य होने की संभावना, कार्य होने की संभावना प्रकट हो, उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे मैं लेख लिखूं, इसका उदाहरण यहां लिख रहा हूं। जैसे मैं लेख लिखूं। विद्यार्थियों, इसमें संभावना है कि मैं लेख लिखूं। मैं लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा ये मेरे ऊपर निर्भर है। संभावना व्यक्त की जा रही है। दूसरा उदाहरण इसी में लिखें, राम घर जाए। राम घर जाए। अब वो जाएगा कि नहीं आने वाले समय में, है ना, हम कल्पना ही कर सकते हैं, संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार काल कितने भेद होते हैं, फिर काल जो मुख्य काल है उनके उपभेद कितने होते हैं, इनका अध्ययन हमने किया है। अब आप वाक्य लिखेंगे और उसमें काल बताएंगे। लिखो पहला वाक्य, है ना, अभ्यास प्रश्न। क्या लगाएंगे आप? अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न। इसके भी अभ्यास प्रश्न करने हैं। कैसे? लिखे पहला वाक्य, एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। पहला वाक्य है, एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। तो कौन सा काल है? आंसर लिखे भविष्य, सामान्य भविष्यत काल। दूसरा लिखे उदाहरण, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। तो पहले की बात से क्या? पहले की बात है ना, तो लिखे इसका उत्तर क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। अगला उदाहरण लिखे, तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की। तुमने अन्नदाता के साथ
गद्दारी की। इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। अगला उदाहरण लिखें, मगर ऐसा आज तक न हुआ होगा। मगर ऐसा आज तक न हुआ होगा। इस वाक्य में आज तक न हुआ होगा संदिग्ध भूतकाल। कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल। अगला वाक्य लिखो, महात्मा जी ने अपना प्रवचन शुरू किया ही था। महात्मा जी ने अपना प्रवचन शुरू किया ही था। अगला वाक्य लिखिए, आपको लिखना है इसका आंसर। शायद मैं सो रहा हूं। शायद मैं सो रहा हूं। अगला वाक्य, मजदूर विश्राम कर रहा है। मजदूर विश्राम कर रहा है। इन वाक्यों में आप काल की पहचान करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली आप ऑनलाइन कक्षाओं में बने रहें। थैंक्स यू, धन्यवाद प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये वाच्य वाला बिंदु है। हम अगली कक्षा में अगले प्रकरण में करेंगे। धन्यवाद।